नमस्कार, मैं डॉक्टर रक्षा सिंह और मेरा आज का लेक्चर है इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। योग्य प्रतियोगिता यानी परफेक्ट कंपटीशन, जहां पर बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं, यानी खरीदने वाले और बिक्री करने वाले। उन्हें आपस में यह मालूम होता है कि कहां पर कौन क्या बिक्री कर रहा है, कितने प्राइस पे कर रहा है, और जो यह प्राइस है वह मार्केट द्वारा ही, फ्री डिमांड सप्लाई के द्वारा ही डिसाइड की जाती है। परफेक्ट कंपटीशन के कौन से कंडीशंस होते हैं, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जहां पर यह सर्वाइव करता है? तो सबसे प्रथम है उसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। बड़ी संख्या में इसमें बायर जो बिक्री करता है वो होते हैं और जो खरीद करते हैं वो भी होते हैं। इसमें हमेशा सप्लायर जो है वो आउटपुट एडजस्टर कहलाता है, क्योंकि वो अपने आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है कि वह इतनी प्राइस में उस सामान को बेचे। तो अगर उसको प्राइस नहीं पसंद आ रही है और उसे प्रोडक्ट बेचना है तो आउटपुट को अपने एडजस्ट करेगा, कम बेचेगा, कम ही प्रोडक्शन करेगा। और अगर उसे लग रहा है कि उसको प्राइस ज्यादा मिल रही है तो वो उसको ज्यादा सेल करना स्टार्ट कर देगा। होमोजीनियस प्रोडक्ट, इसमें दूसरा फैक्टर होता है एक जैसी सामग्री होती है, इसलिए ये जो गुड्स होते हैं ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। सेलर्स जो प्रोड्यूस करते हैं वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, इसलिए कोई भी बायर इनसे प्रोडक्ट खरीद सकता है। कुछ एग्जांपल है जैसे सॉल्ट, इसमें क्या डिफरेंशिएट करेंगे आप? व्हीट, कॉटन, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, एक जैसे होते हैं। ये सारे होमोजीनियस प्रोडक्ट परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आते हैं। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, कभी भी कोई फर्म किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकती है या फिर एग्जिट कर सकती है अगर कंडीशन परफेक्ट कंपटीशन की है। तो कोई भी इंडस्ट्री अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग करने लगे तो उसको नए फर्म्स जो है वो ज्वाइन करते हैं, और अगर वो इंडस्ट्री लॉस स्टार्ट कर दे तो कई फर्म्स उसको छोड़ देते हैं क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पर 90s के दौरान में आपने देखा होगा हर मार्केट में, हर जगह, हर सेकेंड दुकान जो थी वो कंप्यूटर की ओपन हो गई, कंप्यूटर ब्राउजिंग सेंटर या कंप्यूटर कैफे, क्योंकि लोगों को घर में उपलब्ध कंप्यूटर, लैपटॉप नहीं थे। उसी समय इंटरनेट जो था वो स्टार्ट हुआ था, लोग कंप्यूटर की शॉप्स बड़े शौक से जाते थे और एक एक घंटे की पेमेंट फिक्स होती थी कि कितना उनको पे करना है, क्योंकि उस समय उस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा प्रॉफिट था। इसलिए बहुत सारे लोगों ने उसको ज्वाइन किया, बनाने वालों ने भी, यानी फर्म्स जहां पे कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होते, और जो कैफेज थे उसमें भी लोगों ने, बहुत ज्यादा कैफेज ओपन हुए। लेकिन जैसे सैचुरेशन आने लगा, इसकी प्राइस कम हुई, लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, घरों में आ गया, कैफे का जो चार्म था वो धीरे धीरे जाने लगा, और जो बड़े कैफेज थे वो सर्वाइव कर पा रहे थे, इसलिए क्योंकि अब उनको बहुत सस्ते में उपलब्ध कराना पड़ रहा था लोगों को, क्योंकि लोगों के पास मोबाइल आ गया था, घरों में कंप्यूटर्स आ गए थे, उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। तो बाकी जो फर्म्स थी आप अब देखेंगे कि उतने कंप्यूटर कैफेज हमें नहीं दिखते हैं। तो इसी तरह की सिचुएशन होती है, अगर किसी इंडस्ट्री में बहुत प्रॉफिट होता है तो लोग उसको ज्वाइन करते हैं, और अगर उसमें लॉसेस स्टार्ट हो जाते हैं या उसे लॉस होने लगता है तो वह उस इंडस्ट्री को छोड़ देता है। फोर्थ फैक्टर है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स। फैक्टर्स वो जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, गुड्स वो जो हमारे पास रेडीमेड प्रोडक्ट्स जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं फॉर कंजम्पशन। गुड्स जो होते हैं वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं, सेम प्राइस रहती है। फैक्टर्स जो हैं उनको जहां पर, वो भी मोबाइल हो सकते हैं, जहां पर उनको ज्यादा पेमेंट होती है वो वहां पर आराम से शिफ्ट होकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे राजू ढाबा में आज तक एक राजू भैया उसमें शेफ थे, तो उनको क्या मिल रहा था? कुक थे रादर कहना चाहिए, क्योंकि वो एक छोटे ढाबा में थे, तो उन्हें 5,000 पर मंथ मिलती थी। जैसे ही वहां पे 5 स्टार होटल खुला, क्योंकि राजू भैया बहुत फेमस थे खाना बनाने में, तो उनको वहां बुला लिया गया, 10,000 ऑफर किया गया, वो बहुत इजीली शिफ्ट हुए, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। जैसे ही पता लगेगा कि कोई इंडस्ट्री में उनको ज्यादा पैसा मिल रहा है या फर्म में मिल रहा है, वो तुरंत उसे जो फैक्टर्स हैं या इवन गुड्स हैं वो आराम से शिफ्ट हो सकते हैं, हाई पेड इंडस्ट्री को वो ज्वाइन कर लेते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। फिफ्थ है एब्सेंस ऑफ आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शंस। गवर्नमेंट की कोई रिस्ट्रिक्शन प्राइस को डिटर्मिनेशन में या किसी और चीज को रेगुलेट करने में नहीं होती है। ये फ्री सप्लाई ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू ही यहाँ पर जो होती है उसको प्राइस जो होती है वह बताई जाती है कि इसी प्राइस पर बेचा जाना है प्रोडक्ट को। परफेक्ट कंपटीशन की छठवीं जो कंडीशन होती है वो एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होता है। क्योंकि प्रोडक्ट को होमोजीनियस मांगा गया है इसलिए उसकी डिफरेंट प्राइस नहीं होती है, सेम प्राइस होती है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी हम नेग्लिजिबल मानते हैं। मान लीजिए कि हमें उस प्रोडक्ट को ज्यादा मंगाना है, हम दूसरे स्टेट से मंगाए, बीइंग अ सप्लायर,
तो भी वह मुझको नेग्लिजिबल कॉस्ट पड़ रही है। इसलिए 10 रुपए का अगर मैं अभी उसको बेच रही हूँ, बुलवा भी रही हूँ महाराष्ट्र से, और अगर छत्तीसगढ़ में बेच रही हूँ तो भी मैं 10 रुपए ही चार्ज करूंगी। और अगर दोनों स्टेट में परफेक्ट कॉम्पिटिशन है तो महाराष्ट्र में भी आप जाएंगे तो वो प्रोडक्ट आपको 10 रुपए का ही पड़ेगा। यह आप इसलिए इसे कहा जाता है कि इसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को ऐड नहीं किया जाता, मतलब वो इतना माइन्यूट होता है कि वो ऐड नहीं होता है, प्रोडक्ट सेम प्राइस पर ही सबको अवेलेबल होता है। 7th कंडीशन है परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस। बायर एंड सेलर दोनों को पता होता है कहां पर क्या बिक रहा है, कितने प्राइस पे, कहां पर कौन सी प्रोडक्ट कितने में मिल रही है, और वैसे भी वो सेम ही रहती है, इसलिए उन्हें ये पता होता है कौन सी कमोडिटी किस मार्केट में कौन सा सेलर बेच रहा है। यूनिफॉर्म प्राइस, प्राइस जो है वो ज्वाइंट एफर्ट्स ऑफ बायर एंड सेलर के ही डिटरमाइन होती है, यानी फ्री मार्केट जो फोर्सेस होते हैं उसके थ्रू होती है, इसलिए हमेशा प्राइस सेम रहती है, कोई भी प्राइस डिफरेंट नहीं चार्ज करता है इसमें। आप देख लीजिए, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि गोलगप्पे के 3 ठेले हैं, तीनों कितने में बेच रहे हैं, क्योंकि साथ साथ खड़े हैं और परफेक्ट कंपटीशन है। वैसे देखा जाए तो परफेक्ट कंपटीशन जैसी सिचुएशन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, यह मानी जाती है कि ऐसी कंडीशन होती है, एक्चुअल लाइफ में ऐसी कोई मार्केट नहीं होती है। तीनों गोलगप्पे के ठेले हैं और साथ में खड़े हैं, हर कोई 10 रुपए में 8 गोलगप्पे दे रहा है। अब अगर न्यू कोई पर्सन यहाँ पर एंटर करता है तो अगर वो 8 रुपए में, मानिए अगर उस गोलगप्पे को वो बेचता है तो उसको लॉस होगा, क्योंकि बाकी लोग उसको 10 रुपए में बेच रहे हैं। और अगर वो 8 रुपए में बेचना शुरू कर देता है तो लॉस इसलिए होगा क्योंकि बाकी उसको उस प्राइस पे बेचने नहीं देंगे, तो वो एंटर करेगा तो या तो उसको 10 रुपए में ही आना है, या अगर इनको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो ये कंबाइंड एफर्ट से आपस में डिसाइड करेंगे और इसकी प्राइस वो कर देंगे कि हम सब 12 रुपए में लेंगे। क्योंकि कोई भी देखिए, ऐसा हो सकता है इस फर्म में अगर उनको लग रहा है कि नए गोलगप्पे ठेले वाले को ये लगेगा कि क्यों ना मैं इस फर्म को ज्वाइन करूं और मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिले, और प्रॉफिट के लिए वो क्या कर ले, स्टार्टिंग में अपनी प्राइस कम कर दे। अगर वो प्राइस कम करेगा तो हर कोई उसके पास जाने लगेगा, या तो इन बाकियों को भी अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी, या फिर ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उस प्राइस को 10 रुपए तक लाएंगे एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस प्राइस को वो 12 रुपए तक ले जाएंगे, तब तक जब तक बहुत सारे लोग ज्वाइन ना करें और बहुत ज्यादा फियर्स कॉम्पिटिशन आपस में ना हो जाए। नेक्स्ट है नॉर्मल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। परफेक्ट कंपटीशन का यह मेन कंडीशन होता है कि शॉर्ट रन में इनको ज्यादा अधिक प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में इनको हमेशा नॉमिनल प्रॉफिट, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से थोड़ा सा ज्यादा, ताकि वो बिजनेस चलाएं और उनका घर भी चल पाए, इतना मिल पाता है। नो डिस्क्रिमिनेशन, जो भी आपस में सेलर्स एंड बायर्स में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि जो सेलर है वो किसी बायर को फेवर करे, वो बोले कि मैं तुम्हें 5 रुपए में दे दूंगा और बाकी लोगों को मैं 10 रुपए में दूंगा। देखिए, एक्चुअल कंडीशन इकोनॉमिक्स में एक बड़ी अच्छी बात है, उसमें कहा जाता है, गाना आपने सुना होगा, 2 और 2 5 बना दे। 2 और 2 + 2 हमेशा 4 होता है, 5 नहीं होता, लेकिन इकोनॉमिक्स में 2 + 2 है, वो 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो अगर ऐसा देखा जाए तो डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल। एक ही प्रोडक्ट को लोग, तो सॉल्ट को भी मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि ये परफेक्ट कंपटीशन का बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि एक ही जैसा होता है, सॉल्ट में क्या डिफरेंस है। लेकिन आप लोग जो हैं उसको अगर मॉल से खरीदते हैं तो उनको खुद में ही ऐसा लगने लगता है कि वहां का सॉल्ट ज्यादा अच्छा होगा, और अगर मैं किराने में खरीदूंगा तो इसका छोटी दुकान से खरीदूंगा तो ये सॉल्ट बहुत अच्छा नहीं होगा। इसलिए ये इस दुनिया में अगर देखा जाए इसलिए परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि हम सब भुलावे की जिंदगी जी रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि लोग जो हैं वो प्रोडक्ट अलग अलग बना के हमको दे रहे हैं। अब सब्जी में क्या डिफरेंस होगा, एक ही जैसी सब्जी है, पर तभी भी आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से भी जो आने लगा है उसकी प्राइस जस्ट डबल होती है नॉर्मल प्राइस से। कि आपने देखा है कि खेतों में लोग जो है वो किस तरह की फार्मिंग कर रहे हैं। अरे भाई, उसके पास तो खाद के लिए पैसे ही है तो खाद ही डालेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग ही तो कर रहा है, लेकिन उसको जो प्रोड्यूसर है वो उसको ज्यादा प्रॉफिट के लिए डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता है, वो परफेक्ट कंपटीशन में नहीं आता है। वो मोनोपोलिस्टिक मोनोपोली में ये सारी चीजें चलती हैं, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सुनेंगे। कंपटीशन के साथ एक और टर्मिनोलॉजी आती है प्योर कंपटीशन। वैसे देखा जाए तो यह दोनों सिर्फ इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने के लिए ही बताई गई है, रियलिटी में ऐसे मार्केट्स नहीं होते हैं। प्योर कंपटीशन को और ज्यादा बेहतर बताया है परफेक्ट कंपटीशन से, उसमें सिर्फ स्टार्टिंग के जो उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है परफेक्ट कंपटीशन को, उनको लिया गया है। मतलब कि दे डिफर ओनली इन डिग्री, और प्योर कंपटीशन जो है वो छोटा टर्म होता है, और यह क्या क्या इंक्लूड करता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड फ्री एंट्री एंड एग्जिट। एग्रीकल्चर, जैसे अगर प्रोडक्ट सेम है, कैरेट्स, पोटैटो, ग्रेन, ये सारे जो हैं ये हम किसको मानेंगे, ये परफेक्ट कंपटीशन में आ गए।
और ये हार्डली मैटर करता है परफेक्ट और प्योर कंपटीशन के। हम और एग्जांपल देखें, जो हम लोग पेपर क्लिप्स खरीदते हैं या फिर हम खीले खरीदते हैं, रूफिंग नील्स जो दीवारों पे लगाते हैं, क्या हमने कभी सोचा कि ये कौन सी कंपनी इसको देती है? नेवर, क्योंकि हमें उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। इसलिए इन प्रोडक्ट्स को समझने के लिए हम बताते हैं कि यह सब परफेक्ट कंपटीशन में आते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड एक दूसरे से नहीं होते, एक जैसे होते हैं। अब यह देखते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर कहलाती है इसमें, क्योंकि इंडस्ट्री ही डिसाइड करती है, यानी फ्री डिमांड एंड सप्लाई से ही डिसीजन होता है कि किस तरह की प्राइस होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि कोई फर्म इतनी पावरफुल हो कि वो अपने हिसाब से उस प्राइस पे चलने लगे। अगर वह कम करती है, नुकसान उसका है, मार्केट में जो प्राइस है उससे, और अगर ज्यादा करती है तो भी नुकसान उसका है, क्योंकि कोई भी बायर उसके पास नहीं जाएगा, क्योंकि वह मान के चलता है कि हर एक के प्रोडक्ट तो सेम है। इसलिए फर्म यहाँ पर जो अपनी दुकान चला रहा है वह प्राइस टेकर कहलाता है, और इंडस्ट्री जिस तरह की पूरी शॉप्स हैं वह प्राइस मेकर कहलाती हैं। इसमें दो पार्टीज जरूरी होते हैं, जो कि बायर एंड सेलर दोनों का होना जरूरी होता है, और ये हमेशा कमोडिटी पे ये एग्री करते हैं कि मैं इसी प्राइस पर खरीदूंगा, ऐसा ही होता है। इसलिए वो सर्टेन प्राइस फिक्स रहती है। प्रोडक्ट प्राइसिंग जो है वो हमेशा इन्फ्लुएंस बाय बायर एंड सेलर, BNS मैंने इसमें दिखा है, दिस इज बायर्स एंड सेलर्स। लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल टू बायर्स होती है, लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो सेलर्स पे होती है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? ज्यादा प्राइस होगी तो वो कम प्रोडक्ट खरीदेंगे, कम प्राइस होगी तो ज्यादा खरीदेंगे। एंड लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है? जस्ट ऑपोजिट, ज्यादा प्राइस होगी तो सप्लायर उसको ज्यादा बेचना चाहेगा, कम प्राइस होगी तो कम बेचना चाहेगा। तो इन दोनों के बीच में वो किस इक्विलिब्रियम पॉइंट तक आते हैं वो डिसाइड करता है मार्केट की प्राइस कितनी। तो समझाने के लिए कि किस तरह से प्राइस होती है, ये देखिए मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें जो प्राइस है अगर 10 रुपए है तो लोग कितना डिमांड करेंगे? उसमें 100 क्वांटिटी डिमांड करेंगे, लेकिन सप्लायर कितना चाहेगा देना? सिर्फ 10 kgs अगर हम उसमें देख रहे हैं तो, और 20 रुपए होगा तो हम चाहेंगे कि हम 90 किलो खरीद लें, सप्लायर चाहेगा कि वो 15 किलो बेच दे। तो इसमें इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? यही नेगोशिएशन है, यही फ्री डिमांड एंड सप्लाई का है कि एक पॉइंट पर जाके वो दोनों जब कट करेंगे, जिसको मैंने ग्राफिकल मेथड से भी इसी में शो किया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ जब 40 प्राइस है तो हमने इसको इक्विलिब्रियम प्राइस इसलिए माना है क्योंकि उस समय खरीदने वाला भी तैयार हो गया है कि वह 60 kgs खरीदेगा, और बेचने वाला भी रेडी है कि वो 60 kgs में बेचेगा। आप इस डायग्राम में देखिए, जहां पर जो एक्स एक्सिस है क्वांटिटी दिखा रहे हैं, और वाई एक्सिस यानी कि जो वर्टिकल लाइन है उसमें हम प्राइस को शो कर रहे हैं। लॉ ऑफ डिमांड कर्व का देखिए ऊपर से नीचे की तरफ राइट हैंड साइड की तरफ वो गिरता हुआ दिखता है, और सप्लाई हमेशा उठता हुआ दिखता है राइट हैंड साइड की तरफ। तो ये दोनों कहां पर मिले हैं? उस पॉइंट पर जहां पर प्राइस 40 रुपीज है एंड क्वांटिटी 60 है। एग्जैक्टली ऐसे ही तो फिर परफेक्ट कंपटीशन में किस तरह का कर्व बनेगा? प्राइस का, जिसे हम एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू भी कहते हैं। तो आप देखिए इसी के साथ साथ जो लाइन गई हुई है, जब हम परफेक्ट कंपटीशन में देखेंगे तो हम हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देखेंगे, क्योंकि आप याद करिए उसकी कंडीशन होती है होमोजीनियस प्राइस। तो वो इसी पॉइंट पे जहां पे नेगोशिएट होके इंडस्ट्री का प्राइस डिसाइड हुआ है, बिकॉज दे आर प्राइस मेकर। तो फर्म में आप देखिए वो कैसी लाइन गई है? स्ट्रेट, बिकॉज दे आर प्राइस टेकर। स्लाइड में हमने देखा कि कैसे इक्विलिब्रियम इंडस्ट्री से हमने फर्म की तरफ दिखाया। तो इक्विलिब्रियम कब आता है? जब दोनों को लगता है कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रहे हैं। इसमें दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन होती है जो नेसेसरी कंडीशन होती है, यानी जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो हमेशा मार्जिनल कॉस्ट को इक्वल होना चाहिए, पहली चीज। सेकेंड ऑर्डर जो सेकेंडरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है कि जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो मार्जिनल रेवेन्यू को कट तो करना चाहिए, बट नीचे से क्रॉस होगा मार्जिनल कॉस्ट। मतलब वो जब मार्जिनल रेवेन्यू को कट करता है तब उसका बढ़ता हुआ रूप दिखता है, यानी राइजिंग फॉर्म में। इसको हम ग्राफ में अच्छे से देखिए, पिछले में हमने देखा जो स्ट्रेट लाइन गई है, यानी जो P जहां पर है उससे जो स्ट्रेट लाइन गई है यूनिफॉर्म प्राइस की, वो हमने इंडस्ट्री से ली हुई थी। तो अब इसमें एक्स एक्सिस में हम आउटपुट देख रहे हैं और वाई एक्सिस में क्या देख रहे हैं? क्योंकि हमें दिखाना है कॉस्ट रेवेन्यू इक्वल है, तो क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन हम शो कर रहे हैं, तो ओ वाई एक्सिस से वही प्राइस है, वही कॉस्ट है, वही रेवेन्यू है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन गई है, और इससे मार्जिनल कॉस्ट, देखिए दो कंडीशन होनी चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कट करना चाहिए। तो वो कट कर रहा है कौन से पॉइंट पे? दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है।
टी पे और ई पे। तो यानी टी एंड ई पॉइंट दोनों हमारी नेसेसरी कंडीशन फुलफिल कर रही हैं, बट हमारी सेकेंडरी और सफिशिएंट कंडीशन कौन सी है? जब मार्जिनल कॉस्ट कट कर रहा हो, मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करता हुआ ऊपर बढ़ना चाहिए। तो देखिए ये कहां पर इसको सेटिस्फाई कर रहा है? ई पर। तो इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होता है जहां पर ई पॉइंट पे हमारा प्राइस जो है वो डिसाइड हो रही है कि इस प्राइस पे ही पर्सन बेच रहा है या फिर उसको वो खरीद रहा है। इक्विलिब्रियम फर्म इन शॉर्ट रन, हम दो चीजें पढ़ेंगे, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन यानी कम समय रहता है फर्म का कोई भी चीज चेंज होने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्म जो है वो शॉर्ट रन में न्यू फर्म कभी भी स्टैब्लिश नहीं हो सकता है। वो अपना आउटपुट, मान लीजिए कि मेरे फर्म की प्रोडक्शन कैपेसिटी 50 क्विंटल्स है और अगर डिमांड भी बढ़ जाती है तो भी मैं कम समय में उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज नहीं कर सकती, क्योंकि मैं कहाँ से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेके आऊंगी या न्यू मशीनरी में कहाँ से लेकर आऊंगी। बहुत ज्यादा मैं कर सकती हूँ कि डबल शिफ्ट में मैंने अपनी जो इंडस्ट्री है, फर्म है, उसमें प्रोडक्शन शुरू कर दिया, लेकिन इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ शॉर्ट रन में। नो न्यू टेक्निक भी यहाँ पे ना डेवलप हो सकती है, और डेवलप्ड भी है तो हम इंप्लीमेंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसको समझने, उसको इंप्लीमेंटेशन में भी समय लग जाता है हमको। शॉर्ट रन में हम दो तरह के कॉस्ट देखते हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का वैसे आउटपुट के डिसीजन में कोई बहुत ज्यादा अंतर वो नहीं करता है फिक्स्ड कॉस्ट, इसलिए क्योंकि यह कॉस्ट तो मिनिमम है जो बेयर करते ही हैं सेलर्स। कैसे? अगर उसने कोई एक जगह जमीन किराए पे ली है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हम यहाँ प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, तो इनिशियली या बाद में भी वो प्रोडक्शन बंद भी कर देते हैं, तो उनको फिक्स्ड कॉस्ट का तो पैसा देना ही पड़ता है। मान लीजिए वहां की लाइटिंग, वहां की रेंट, वहां पे अगर उन्होंने गार्ड सिक्योरिटी के लिए रखा होगा तो प्रोडक्शन हो ना हो इतना कॉस्ट उनको बेयर करना पड़ता है। वेरिएबल कॉस्ट, अगर हम प्रोडक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करें तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती या घटती है। कैसे? अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हम रॉ मटेरियल ज्यादा खरीदेंगे, ये वेरिएबल कॉस्ट में आ गया। हम लेबर्स को ज्यादा लगाएंगे, यह वेरिएबल कॉस्ट में आएगा। मशीनरी हम ज्यादा लगाएंगे, तो यह सारी कॉस्ट। अगर मुझे अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ाना है या बिजनेस मुझे नहीं करना है तो मैं यह सारी चीजें क्या करूंगी? किसी लेबर को मैं रखूंगी ही नहीं, तो वो कॉस्ट कम हो जाएगी। इसलिए वेरिएबल कॉस्ट जो है ये हमेशा डिसीजन मेकिंग में काम आती है, जिसमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है अगर उसको भी फर्म कवर नहीं कर पा रहा है तो वो शटडाउन की स्थिति होती है। हमेशा कभी भी डिसीजन मेकिंग में यह देखा जाता है फिक्स्ड कॉस्ट तो उसको बेयर करना ही है। वेरिएबल कॉस्ट अगर वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी इतना भी वो नहीं कमा पा रहा है तो ज्यादा अच्छा है कि वो बिजनेस बंद कर दे, क्योंकि उसको अपने पॉकेट से पैसा देना पड़ता है। ये है परफेक्ट कंपटीशन की रियल डेफिनेशन। सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पिज्जा का पैसा, यानी प्रॉफिट सबको बराबर मिल रहा है। तीन तरह के शॉर्ट रन में केसेस होते हैं। पहला होता है या तो फर्म को सुपर नॉर्मल या एबनॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है वो मिलता है, या वहां पे इकोनॉमिक लॉस होते हैं, या फिर नॉर्मल प्रॉफिट सारे फर्म्स को मिलते हैं। ये तीन तरह के केसेस शॉर्ट रन। शॉर्ट टर्म का पहला केस देखते हैं जहां हमको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यानी हमको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। ये कौन सी कंडीशन होती है? जब एक्स्ट्रा फर्म्स भी यहाँ पर एंटर करने लगते हैं। आप देखिए सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या मैंने बताई थी, मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। तो किस पॉइंट पे हो रहा है? मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल। देखिए जो हरा डॉट दिखा रहा है इस कंडीशन पे हो रहा है मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और इसी कंडीशन पे हो रहा है जब मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट कर रहा है। तो ये नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों को कवर कर रहा है। तो ये तो हो गया हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस। अब हम इसी पॉइंट से चेक करेंगे, क्योंकि इसी प्राइस पर क्या है, जो सप्लायर है वो बेचने को तैयार है प्रोडक्ट को। तो आप देखिए जो पी है प्राइस, ओपी जो हम प्राइस वाली साइड में देख रहे हैं, यहीं पर हमारा क्या हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। अब हम देखते हैं कि इसको बनाने की कितनी लागत आ रही है इस प्रोडक्ट को। तो वो किससे चेक करते हैं हम लोग? एवरेज कॉस्ट से। एवरेज कॉस्ट देखिए वो कर्व नीचे है, हम जहां इक्विलिब्रियम लेवल आ गया उसी पॉइंट से हमेशा टच करते हुए देखते हैं। अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है मैं दोबारा इसको ड्रॉ करके भी आपको दिखाऊंगी। आप देखिए ब्लैक पॉइंट पे, यानी हमको बनाने का खर्च प्रोडक्ट का OQ अगर प्रोडक्ट बनाना है तो कितना आ रहा है, OC प्राइस इतना खर्च आता है, और हम बेच कितने में रहे हैं, OP पे बेच रहे हैं। मतलब ये डिफरेंस, ये जो पूरा रेक्टेंगल हुआ जो लाइट ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये क्या हुआ, ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे रहा है, क्योंकि बनाने का खर्च हमारा C तक ही है, लेकिन हम उसको बेच कितने रहे हैं, P पे बेच रहे हैं। तो ये वाली पूरी एरिया आउटपुट इनटू प्राइस जो डिफरेंस है उसको इनटू करते हैं तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। ये वो कंडीशन होती है, एक्स्ट्रा फॉर्म्स भी यहाँ
शॉर्ट रन में परफेक्ट कॉम्पिटिशन में 3 कंडीशंस होती हैं। जो फर्स्ट मैं ले रही हूँ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि इसमें होमोजेनियस प्राइस रहती है तो प्राइस हम यहाँ फिक्स कर दे रहे हैं, ओपी प्राइस पे प्राइस है। तो ये जो कर्व है, ये प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होगा। अब हम देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट कहाँ पे है, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए हमको मार्जिनल कॉस्ट चाहिए। तो ये रहा हमारा मार्जिनल कॉस्ट का कर्व। मार्जिनल कॉस्ट नीचे से कहाँ पर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को कट कर रहा है, इस पॉइंट पे। तो ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब हमें ये देखना पड़ता है कि बेच तो हम इतने में रहे हैं, लेकिन इसको बनाने में कितना खर्च आया, वो एवरेज कॉस्ट से चेक होता है। तब हम देखते हैं कि एवरेज कॉस्ट कहाँ पे है, दिस इज एवरेज कॉस्ट। आप देखिए एवरेज कॉस्ट को भी एक कंडीशन होती है कि मार्जिनल कॉस्ट नीचे से कट करे, वो नीचे से कट कर रहा है। अगर ये आउटपुट है, यानी कि ओपी प्राइस पर ई इक्विलिब्रियम आ रहा है और हम कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, क्यू क्वांटिटी खरीद रहे हैं, तो प्राइस अगर ये है तो उस समय एवरेज कॉस्ट कहाँ पे है, ये एवरेज कॉस्ट कर्व है। तो इसी लाइन पे हम देखते हैं ये एवरेज कॉस्ट का कर्व हुआ, यानी हम इसको सी लिख देते हैं। प्रोडक्ट बनाने में हमको कितना लगा, ओपी प्राइस हम बेच रहे हैं और बनाने का कॉस्ट ओसी, यानी ये पूरा रेक्टेंगल एरिया जो है दिस शोज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये जो पूरा रेक्टेंगल है, क्योंकि हम पर यूनिट से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरी क्वांटिटी को, तो ये पूरा एरिया आ जाता है, इसलिए ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। सेकेंड कंडीशन इन शॉर्ट रन होता है जब इकोनॉमिक लॉस होता है, यानी कि कॉस्ट जो बनाने का प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज्यादा होता है और मार्केट में बेचने वाली प्राइस कम होती है। आप देखिए यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा हुआ, जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट उसको नीचे से कट कर रहा है, ये हरे वाले पॉइंट पे हो रहा है। हरे वाला पॉइंट यानी कि प्राइस तब कितनी है, आपकी ओपी है। अब वहां से हम फिर चेक करते हैं उसी इक्विलिब्रियम में उस समय कॉस्ट कितनी है, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें कितना खर्चा आ रहा है, वो देखिए ब्लैक पॉइंट ऊपर यानी सी ऊपर की तरफ है। वहां पर एवरेज कॉस्ट पे हमने उस पॉइंट को डायरेक्टली लेकर गए हैं, तो बनाने का खर्च ज्यादा है लेकिन बिक्री कितने प्राइस में हो रही है, पी में हो रही है, तो ये लॉस दिखाएगा। ये पूरा रेक्टेंगल जो हमको ब्रिक कलर का दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वो हमारा लॉस का एरिया हुआ। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फर्म्स है उस इंडस्ट्री से एग्जिट करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब इस इंडस्ट्री में कोई स्टूडेंट्स को क्योंकि इन सब ग्राफ में दिक्कत होती है, इसलिए मैं बता रही हूँ इकोनॉमिक लॉस का जो एक कंडीशन शॉर्ट रन में होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि होमोजीनियस प्राइस है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, इसलिए हमने बना दिया है ओपी प्राइस, यानी हमेशा प्राइस ये सेम रहेगी। अब हमें चेक करना है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, तो उसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है, मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट को नीचे से एमआर को कट करना है, तो ये पॉइंट हुआ हमारा। तो ये हुआ हमारा इक्विलिब्रियम। अब हम ये देखते हैं ये प्राइस पे तो सेलर्स इसको बेच रहे हैं, लेकिन इसको बनाने की कॉस्ट कितनी आई। तो अगर हमारा एवरेज कॉस्ट मान लीजिए ये है, तो हम कहां से देखेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हम ऐसे लाइन ड्रॉ करके देखते हैं, यानी हम क्वांटिटी कितनी, ओक्यू क्वांटिटी, बनाने का प्राइस इज ओपी, यानी ये ई पॉइंट था, और इसी में एवरेज कॉस्ट कहां पर है, ये एवरेज कॉस्ट आ रहा है टी पॉइंट पे। इसको हम लाइन ड्रॉ करेंगे प्राइस वाली लाइन में, तो दिस इज आवर इकोनॉमिक लॉस, क्योंकि हम बना कितने में रहे हैं, ओपी पे, लेकिन मार्केट में हम मतलब बना बेच कितने पे रहे हैं, ओपी पे, लेकिन हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया, ओटी, इतना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा ज्यादा है। जब हम इनटू पर यूनिट ऑफ प्राइस जितना भी डिफरेंस है, मान लीजिए 1 रुपए लॉस हो रहा है और ये 10 है, तो 1 इंटू 10 करेंगे तो 10 का ये एरिया आ रहा है, दिस एरिया शोज इकोनॉमिक लॉस। इक्विलिब्रियम की तीसरी कंडीशन हम देखते हैं जहां पर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब इतना मिनिमम प्रॉफिट वैसे उसमें रहता है कि बिजनेस तो एटलीस्ट चल पाए। जो मैंने पहले आपको बताया था कि फिक्स कॉस्ट कवर हो रही होगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही होगी। अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं कवर होगी तो उस बिजनेस को बंद कर देना पड़ता है। यहाँ पर फिर से फर्स्ट कंडीशन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ग्रीन पॉइंट पे हो रहा है। सेकेंड चीज हम ये देखते हैं नीचे से कट कर रही है, उसे नीचे से कट कर रहा है। अब उस समय एवरेज कॉस्ट कहाँ है, एवरेज कॉस्ट एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर है। तो और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वो उससे बहुत नीचे है, मतलब हम वेरिएबल कॉस्ट जो हम प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लगा रहे हैं उनका खर्चा तो हम निकाल ले रहे हैं, उससे ज्यादा ही हो रहा है, इसलिए नॉर्मल प्रॉफिट को शो करता है। इस वाले बिजनेस में जो फर्म है ना वो एंटर करते हैं ना एग्जिट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अभी हमें बिजनेस चलाने में फायदा तो हो ही रहा है। हमने शॉर्ट रन की कंडीशन देखी, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में हमेशा नॉमिनल प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि जितनी फर्म्स होती हैं जिनको आना होता है वो आ जाते हैं और जाना होता है वो चले जाते हैं। कभी भी लॉन्ग रन में ऐसी कंडीशन नहीं होती है कि उसको सुपर नॉमिनल प्रॉफिट होता है।
तो जो इनएफिशिएंट फर्म्स होते हैं वो लॉन्ग रन में बंद हो जाते हैं, जो एफिशिएंट फर्म होते हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट उनको मिलता रहता है और वो चलते रहते हैं। आप देखिए इसमें भी थोड़े से ये कैसे कर्व हैं, लॉन्ग रन में कैसे होते हैं, थोड़े से वो स्लैंटिंग वे में होते हैं। शॉर्ट रन में हमने देखे वो कर्व्स बहुत प्रॉपर बने हुए होते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में हम छोटे छोटे फर्म्स के सारे कर्व्स को ऐड करने के बाद लॉन्ग रन का कर्व बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू लॉन्ग रन का मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। मैंने इसको वैसे यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट दिखाई हुई है, एवरेज कॉस्ट दिखाई हुई है, बट ये लॉन्ग रन की कॉस्ट है। तो यहाँ पर जो एफिशिएंट फर्म्स हैं सिर्फ वही लॉन्ग रन में एग्जिस्ट कर पाते हैं, बाकी सारे फर्म्स जो होते हैं वो इंडस्ट्री को छोड़ चुके हैं। क्वेश्चन है, इसके आंसर मैं स्लाइड शेयर के लिंक में आपको दे रही हूँ, उसमें आंसर्स हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की सहूलियत के लिए वर्ड्स हिंदी में दिए हुए हैं। थैंक यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं स्लाइड शेयर का लिंक शेयर कर रही हूँ। कुछ भी क्वेश्चंस पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।